नमस्कार दोस्तों, इब्न चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, याद है शोले फिल्म का ये डायलॉग, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। इसी कहावत के अनुसार अफजल खान के वध के बाद महाराज ने आदिल शाह के कितने बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया था, उसका इतिहास हम पहले देख चुके हैं। आज हम जो इतिहास देखने जा रहे हैं वह इसी का अगला भाग है। और यह किस्सा यानी महाराज का मनोविज्ञान का ज्ञान और उसी का उपयोग करके उचित योजना बनाकर उसका उपयोग कर और तेजी से चाले चलकर महाराज द्वारा स्वयं लड़ी गई यह पहली पारंपरिक आमने सामने की लड़ाई है। और उसी योजना के अनुसार ही उन्होंने जीत भी हासिल की। महाराज की राजनीति, रणनीति और विचारों की गति असाधारण थी। महाराज ने सिंहगढ़ पर कब्जा किया तो फतेह खान का आक्रमण हुआ। खान तो हार गया, लेकिन पुरंदर किला भी महाराज ने ले लिया। जावली जैसे रणनीतिक स्थान पर महाराज ने कब्जा कर लिया, इसलिए अफजल खान का हमला हुआ। खान तो अपनी जान से हाथ धो बैठा, लेकिन महाराज ने कोल्हापुर तक का भूमि का बड़ा हिस्सा और पनाला जैसा बेलाक किला अपने कब्जे में ले लिया। जब आदिल शाह को यह बात पता चली कि महाराज ने पनाला किले पर भी कब्जा कर लिया है, तो वह बेहद दुखी हुआ। वह बुरी तरह से टूट सा गया। इसका कारण आदिल शाही के लिए पनालगढ़ का बहुत महत्व था, क्योंकि पनाला बीजापुर या बीजापुरी मुल्क में, कोंकण या देश में कहीं भी सवारी करने के लिए एक मजबूत तल, एक स्ट्रॉन्ग बेस था। और यह भी ध्यान में लेते हुए कि पनाला से बीजापुर केवल 1.5 दिन की दौड़ के फासले पर है। पनाला हासिल करने का महत्व अच्छे से समझ आता है। यह महसूस करते हुए कि शिवाजी का बंदोबस्त अकेले से नहीं होने वाला, आदिल शाह ने अब दिल्ली के बादशाही से उसकी सहायता के लिए आने की बातचीत शुरू कर दी। लेकिन दिल्ली से मदद आने तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना संभव ही नहीं था, क्योंकि महाराज की आगे कुछ जारी ही थी। अतः आदिल शाह ने महाराज को रोकने के लिए इस बार रुस्तम जमान के नेतृत्व में एक सेना दी। अब ये रुस्तम जमान कौन है और इस बार उसे ही महाराज पर आक्रमण करने के लिए क्यों नियुक्त किया गया, ये समझना होगा। अफजल खान और रणदुल्ला खान, ये दोनों सरदार आदिल शाही दरबार के एकदम विरुद्ध पक्षों के सरदार थे। रणदुल्ला खान आदिल शाह का मुख्य सेनापति था। उसकी और महाराज के पिता शाहजी राजे की गहरी मित्रता थी। चूंकि शाहजी राजे रणदुल्ला खान से छोटे थे, इसलिए रणदुल्ला खान को शाहजी राजे से पुत्रवत प्रेम था। और ये रुस्तम जमान रणदुल्ला खान का ही बेटा था। स्वाभाविक रूप से रुस्तम जमान भी शाहजी राजा का स्नेही था। लेकिन यहाँ महाराज ने अब जिस प्रांत पे हमला किया था वह रायबाग, कोल्हापुर, राजापुर प्रांत रुस्तम जमान की जागीरी से थे। उन पर रुस्तम जमान का शासन था। इसके अलावा कारवार का सूबेदार भी उसका ही हस्तक था। किसी भी सरदार को किसी मिशन पर नियुक्त करते समय सबसे पहले मिशन के प्रांत के बारे में उसके ज्ञान और उस प्रांत में उसके हित संबंधों पर विचार किया जाता था। अफजल खान मामले में भी इस पर विचार किया गया था। अफजल खान वध के पूर्वार्ध के भाग के एपिसोड में हम वह गहराई से देखेंगे। इस समय महाराज ने उसकी ही जागीरी में उपद्रव मचा दिया, तो वो थोड़ा क्रोधित हो गया और इसी कारण उसने महाराज के विरुद्ध हथियार उठा लिया। इसके अलावा आदिल शाह के पास अब अधिक सोचने का समय ही कहा था। स्वाभाविक रूप से आदिल शाह ने रुस्तम जमान को महाराज के विरुद्ध नियुक्त किया। अफजल खान की लड़ाई के वक्त मार खाया हुआ उसका बेटा फाजल खान भी बदले की भावना में जल रहा था। वह भी रुस्तम जमान से मिल गया और कई अन्य नामी सरदारों सहित लगभग 10,000 की सेना रुस्तम जमान के नेतृत्व में बीजापुर से रवाना हुई। दिसंबर 1659। अब तक शिवाजी महाराज आदिल शाही मुल्क में गहराई तक प्रवेश कर चुके थे। महाराज की सेनाएं कोल्हापुर के भी आगे बढ़ चुकी थी। इसी बीच दिसंबर 1659 में रुस्तम जमा के बीजापुर से प्रस्थान की खबर आई। महाराज की सेना उत्साह से भरी हुई थी। वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। प्रतापगढ़ छोड़ते समय ही महाराज ने आदिल शाह द्वारा तुरंत ऐसी सेना भेजे जाने की संभावना को ध्यान में लिया ही था। कौन आता है और कितनी तैयारी के साथ आता है, उनकी अगली रणनीति इसी पर निर्भर होने वाली थी।
1648 में फतेह खान के हमले के दौरान पुरंदर किले का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी तरह इस बार पन्हाला का उपयोग वे करने जा रहे थे। यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए मित्रों, जैसे जैसे महाराज के शासन का क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे जब दुश्मन सेना स्वराज्य पर हमला करने आती तो वे अपने विस्तारित क्षेत्र के सीमा पर के एक मजबूत किले के आधार से ही युद्ध और युद्ध रणनीति खेलते थे। इसका कारण यह था कि शत्रु स्वराज्य में प्रवेश कर स्वराज्य तथा स्वराज्य के लोगों की संपत्ति तथा जान माल को कोई क्षति न पहुंचा पाए। जानदार राजा अफजल खान को विशाल सेना के साथ उखाड़ फेंके हुए अभी 1 महीना ही हुआ था। महाराज के बारे में तरह तरह की अफवाहें उठ रही थी। बीजापुर दरबार के मशहूर शायर मोहम्मद नुसरती ने तो यहाँ तक लिख डाला कि शिवाजी इंसान जैसा दिखता जरूर है, लेकिन असल में है वह एक भूत। स्वाभाविक रूप से कमांडर कोई भी हो, दूसरे दर्जे के अधिकारियों और आम सैनिकों का मनोबल तो कम ही होगा। इसलिए इस वक्त अगर आमने सामने की लड़ाई करेंगे तो आदिलशाही सेना के लिए विरोध करना और टिके रहना मुश्किल ही था। ऊपर से हमने रुस्तम जमान की जो पृष्ठभूमि देखी, उससे पता चलता है कि वह कुछ महाराज का नंबर 1 का दुश्मन नहीं था, तो उसका रणावेश कितना होगा। महाराज रणनीति बनाने लगे। पनाले पर ही पूरी तैयारी के साथ ताक लगाकर बैठेंगे। रुस्तम जमान को आगे आने देंगे। जब वह इच्छित स्थान पर पहुंचेगा तो उस पर जोरदार हमला कर उसे भगा देंगे, और यदि हम हार जाते हैं तो हमारी रक्षा के लिए पीछे पनाला किला है ही। 1648 में पुरंदर की लड़ाई में महाराज द्वारा जो तकनीक इस्तेमाल की गई थी, इसी का उपयोग उन्होंने इस बार अधिक सुधार के साथ किया। उस युद्ध का हम कभी बाद में गहराई से जायजा लेंगे। इस समय महाराज की सेना अधिक अनुशासित थी। रुस्तम जमान पनाले की दिशा में तेजी से आ रहा था और महाराज पनाले पर ही पूरी तैयारी के साथ उसका वहां इंतजार कर रहे थे। खान मीरज छोड़कर कोल्हापुर की ओर निकल पड़ा। तब 27 दिसंबर की शाम को महाराज सेना के साथ पनाला से उतरे। सेना के साथ मतलब कितनी बड़ी सेना थी, तो सिर्फ 5000, अर्थात शत्रु सैन्य संख्या के केवल आधी सेना। लेकिन देखो वे कितने आश्वस्त थे। उसी के बल पर अपना चौड़ा सीना ताने वे किले से निकले कोल्हापुर की ओर। रुस्तम जमान अभी कोल्हापुर पहुंचा भी नहीं था, तब तक महाराज ने रातों रात कूचकर कोल्हापुर के आगे ही उसके नजदीक पहुंचा। मित्रों, यहाँ गुरिल्ला रणनीति के आघाती तकनीक पर जरा अच्छे से ध्यान दें। रुस्तम जमान को महाराज की इन गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रुस्तम जमान की सेना से कुछ ही दूरी पर आकर महाराज रुक गए और इंतजार करने लगे सुबह होने का। 28 दिसंबर 1659 भोर हुई और रुस्तम जमान के जासूसों ने खबर दी कि दुश्मन हमारे सामने ही बहुत नजदीक पहुंच चुका है। खबर चौंकाने वाली थी, लेकिन रुस्तम जमान ने खुद को और अपनी सेना को संवार लिया। संदर्भ के लिए इस मानचित्र को देखें और समझें। इसमें दोनों पक्षों की सेनापति और सरदारों के नाम और उनकी पोजीशन दी गई है। इससे हमें युद्ध की रणनीति और सैन्य गतिविधियों को समझने में आसानी होगी। रुस्तम जमान की सेना में हाथी थे और उसने उन्हें सेना के सामने खड़ा कर दिया। रुस्तम जमान खुद बीच में खड़ा था। बाएं और दाएं बगल में क्रमशः फाजल खान और मलिक इकबार थे। फतेह खान और मुल्ला है या पीछे के प्रभारी थे। संताजी घूर पड़े और सर्जेराव घाटगे को चहुं ओर से सेना की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। महाराज और रुस्तम की सेना के बीच अंतर बहुत था, लेकिन एक दूसरे की सेनाएं और सरदार वे देखकर पहचान सकते थे। महाराज के चतुर गुप्तचरों ने शत्रु सेना का सारा समाचार पहले ही शीघ्रता के साथ बता दिया था। इन दोनों सेनाओं के बीच का एक अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। रुस्तम जमान की सेना में हाथी थे, महाराज की सेना में एक भी हाथी नहीं था। चपलता और फुर्ती के आमने सामने की लड़ाई में हाथी जैसा बोझड़ और मन प्राणी किस काम का। महाराज ने अपनी युद्ध तकनीकी बदल ली थी। उन्होंने सेना में कभी भी तोपखाने या हाथियों का प्रयोग नहीं किया। महाराज की सेना फुर्तीले, चतुर, धारीदार बागों से भरी थी। महाराज ने बड़ी सावधानी से शत्रु की ओर से दृष्टि फेर ली। कई सरदारों को महाराज ने सही पहचान लिया था और तदनुसार महाराज ने अपनी सेना को उचित रूप से आयोजित करके बिना रुस्तम जमान को हमला करने का मौका दिए
सुबह सुबह खुद ही उसकी सेना पर जोरदार हमला कर दिया। महाराज ने स्वयं रुस्तम जमान पर हमला किया। फाजल खान प्रतापगढ़ के युद्ध में नेताजी के चंगुल से भाग निकला था। अब नेताजी ने फाजल खान पर ही आक्रमण कर दिया। इंग्लैंड और सिदोजी पवार ने रुस्तम जमान की सेना के दाहिने हिस्से यानी मोहरी के द्वार और सादत खान पर हमला किया। रुस्तम जमान की सेना के किनारे को दूर से घेरते हुए महाड़िक और वाघ ने क्रमशः फतेह खान और मुल्ला है के पीछे के गार्ड पर हमला किया। खराटे और पांडरे इन सरदारों ने रुस्तम जमान की सेना के दाहिने हिस्से पर हमला किया, जबकि सिद्दी हिलाल और जादव राव इन सरदारों ने बाएं हिस्से पर हमला किया। मुगलों ने भारत पर आक्रमण के दौरान उज़्बेकी तकनीक तुगलमी का इस्तेमाल किया था। ऐसा ही तंत्र महाराज ने इस युद्ध में अपनाया। घुड़सवार सेना के प्रभावी उपयोग से उन्होंने दुश्मन के दोनों बगलों और पिछले हिस्से यानी दुश्मन सेना पर चौतरफा हमला किया। रुस्तम जमान को ऐसे हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसकी सेना पूरी तरह से हतप्रभ रह गई। गोदाजी जगताप हर जगह घूम रहे थे। उन्होंने संताजी घोरपड़े और सर्जेराव घाटगे का पीछा किया। हाथियों द्वारा संरक्षित रुस्तम जमान का मोर्चा ढह गया। उसकी सेना बौखला गई और उसकी हरावल फूट गई। कापा कापी शुरू हो गई। कुछ ही समय बाद फाजल खान डर गया। उसे प्रतापगढ़ का युद्ध याद आने लगा। वह युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगा। रुस्तम जमान चिल्ला रहा था, रुको, लड़ो, मारो, लेकिन कोई धैर्य नहीं रख पाया। सादत खान, मलिक अकबर, फतेह खान, घोरपड़े, घाटगे सभी सरदार एक के बाद एक भाग गए। रुस्तम जमान ने चारों ओर देखा तो उसकी सेना छुट्टी होती जा रही थी। उसे अपने विश्वस्त सरदार कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब उसका धैर्य भी खत्म हो गया। वो केवल 5 से 6 सवारों के साथ होकर की ओर भागने लगा। दरअसल रुस्तम जमान को महाराज आसानी से पकड़ सकते थे क्योंकि वह महाराज के बहुत करीब था, लेकिन उसकी महाराज के साथ रही मित्रता ने उसे बचने में मदद की। रुस्तम जमान बुरी तरह पराजित हुए। महाराज को अन्य लूट के साथ 12 हाथी और 2000 घोड़े मिले। महाराज को ऐसे लाभों में अधिक रुचि थी। अब अंततः इस लड़ाई के महत्व को समझते हैं और समय की कमी के कारण आज यही रुकते हैं। शिवाजी महाराज द्वारा कोल्हापुर के पास रुस्तम जमान के साथ लड़ी गई यह लड़ाई पारंपरिक तरीके से खुले मैदान में लड़ी गई पहली लड़ाई थी। यह इस बात का महान उदाहरण है कि जब हमारी सेनाएं दुश्मन से कमतर हो और हमारे उपकरण दुश्मन से कमजोर, तब भी कैसे कोई लड़ाई केवल उच्च मनोबल, महान दृढ़ संकल्प और जबरदस्त उत्साह की पूंजी पर जीती जा सकती है। इससे महाराज का परिस्थिति का अभ्यास, शत्रु सेना के मनोबल को परखने की पात्रता, युद्ध क्षेत्र चुनने की क्षमता और रणनीति बनाने में बुद्धिमत्ता का पता चलता है। इस युद्ध में महाराज ने अपने घोड़ों को तेजी से चलाकर शत्रु पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। घुड़सवार सेना की तकनीक का उपयोग मुगलों द्वारा भारत पर आक्रमण करते समय किया गया था। ऐसी ही तकनीक का प्रयोग महाराज ने यहाँ किया था। इससे रुस्तम जमान की सेना की एकता टूट गई और बिखर कर रह गई। महाराज ने युद्ध की इस पारंपरिक शैली का नेतृत्व स्वयं किया था। महाराज इस समय केवल 29 वर्ष के थे। तो दोस्तों, आज हमने आपके सामने एक ऐसा प्रसंग प्रस्तुत किया जो अज्ञात या उपेक्षित लेकिन अत्यंत उज्जवल, उत्साह और पराक्रम से भरा हुआ इतिहास प्रस्तुत करने के बाद अब यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इसके आगे का अद्भुत और वीरता से भरा हुआ पनालगढ़ से पलायन का इतिहास और कई अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को देखने के लिए हमारे इस इबुनावर्म चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सभी आगामी महत्वपूर्ण एपिसोड्स की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए बेल बटन पर ऑल विकल्प का चयन करना न भूलें। इसी तरह ताकि हम अपनी इस गौरवशाली लेकिन अज्ञात ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित होते रहे, लाइक बटन पर क्लिक करना और कमेंट करना न भूलें। और आपसे विनम्र लेकिन अत्यावश्यक अनुरोध है कि इस प्रेरक और ऊर्जावान इतिहास को हर एक भारतीय तक पहुंचाने के लिए इसे औरों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।